हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला था बट हुआ नहीं था। लास्ट टॉपिक रह रहा है अभी हमारा चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। आइए एक बार क्विक रिकैप करेंगे पहले और फिर आज इस चैप्टर को 101% कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या पढ़ा? प्रोबेबिलिटी किसकी ब्रांच है? ओरिजिनली किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की। फिर हमने कहा प्रोबेबिलिटी की कितनी ब्रॉड डिविजन्स डिवाइड कर दी अपन ने? दो। एक सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और दूसरे ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स, पर्सनल बिलीफ, एटीट्यूड, बाइज ऑफ द पर्सन अप्लाइंग इट। ये उस पर डिपेंड करती है, अलग अलग पर्सन लगाएंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। ये कहां पर अप्लाई की जाती है? इन द फील्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। कौन से यूज किया जाता है? कहां पर? डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट में इसका यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? क्या ये हमारे कोर्स का पार्ट है? नहीं, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। फिर आ गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अ परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस सर्टेन रिजल्ट्स। अ परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस सर्टेन रिजल्ट्स, उसी को क्या कहते हैं अपन? एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? An experiment is said to be random if its outcome depends on chance only। अगर इसका आउटकम चांस पर डिपेंड करता है, कि जैसे टॉसिंग अ कॉइन, हेड आएगा या टेल आएगा, वो चांस पर डिपेंड करता है, इसका मतलब वो कैसा एक्सपेरिमेंट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। थ्रोइंग अ डाइस, वो भी क्या है आपके पास? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट इज इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? आउटकम और रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को ही, आउटकम को ही क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल और एलिमेंट्री, कंपोजिट और कंपाउंड। सिंपल का मतलब विच कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज्ड इनटू फर्दर इवेंट्स, है ना? सिंपल इफ इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू फर्दर इवेंट्स। एंड कंपोजिट या कंपाउंड कब होगा? जब उसको हम फर्दर इवेंट्स में डिवाइड, डिकम्पोज कर सकते हो। दैट कैन बी डिकम्पोज इनटू टू और मोर इवेंट्स। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को एक बार टॉस किया आपने तो क्या आएगा? आइदर हेड और टेल। बट अगर दो बार टॉस करें और गेटिंग अ हेड, तो उसके दो हो सकते हैं, एच टी या टी एच। इसका मतलब वो हो गया कंपोजिट इवेंट। नेक्स्ट, ये तीन तरीके के आपके पास में इवेंट्स आ गए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या इनकम्पेटेबल इवेंट्स। क्या ये एक साथ हो सकते हैं? नहीं, ये ऐसे इवेंट्स हैं जो एक साथ नहीं हो सकते। इनमें से नॉट मोर देन वन ऑफ देम कैन अकर साइमल्टेनियसली। उनमें से एक से ज्यादा एक साथ अकर नहीं हो सकते। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। और अगर तीन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए बी और सी, सोचो आप, अगर तीन इवेंट्स हैं और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जीरो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जीरो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है? जीरो। मतलब ये चारों इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे? जीरो। अगला आ गया आपके पास में, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वन ऑफ देम मस्ट नेसेसरली अकर। इनमें से एक तो होगा ही होगा। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन क्या हो जाएगी? वन। अगर दो इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू वन। तीन है तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसी का दूसरा नाम क्या है? म्यूचुअली सिमेट्रिक या इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। मतलब क्या है? सबके चांसेस बराबर है, मीन सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है। अगर दो इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर तीन इवेंट्स हैं तो आपके पास सारे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, एक बार कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आता है या तो टेल आता है। हेड के जो चांसेस हैं वो आपके पास 1/2.5 है, टेल के चांसेस भी 1/2.5 है। दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इसका मतलब ये कैसे हैं? इक्वली लाइकली। क्या ये दोनों इवेंट सेम है? नहीं, इवेंट अलग है बट प्रोबेबिलिटी सेम है। इसको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर? एग्जॉस्टिव में क्या होगा? हेड और टेल क्या एग्जॉस्टिव इवेंट है? यस, टॉसिंग अ कॉइन आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। क्या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा, दोनों हो गए। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हेड और टेल में कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, तो यहां पर भी तो टॉसिंग अ कॉइन आपके पास एग्जाम्पल था। यहां बात समझ में आ गई? क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ी। क्लासिकल डेफिनेशन का दूसरा नाम प्रायरी डेफिनेशन। क्या नाम है? प्रायरी डेफिनेशन। किसने दी ये डेफिनेशन? क्लासिकल डेफिनेशन बर्नौली एंड लेप्लेस ने दी।
और ये डेफिनेशन क्या है, सिंपल जो हम पढ़ते आए हैं, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, दिस इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बस इसमें ये क्या था, डीमेरिट्स क्या थे कि जो ये टोटल आउटकम है मींस टोटल नंबर जो ऑफ इवेंट्स जो है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। सारे इवेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वली लाइकली होने चाहिए। और अपन ने तीसरी बात करी कि ये कहां अप्लाई नहीं कर सकते, लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है इसका, यहां पर वहीं अप्लाई हो सकता है जहां पर अपने को पहले से प्रायर नॉलेज हो, जिसके आउटकम्स किसी एक्सपेरिमेंट के आपको एडवांस में पता है, वहीं पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जहां पर अनसर्टेनिटी है वहां पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इंडेप्टेड टू बर्नौली एंड लैपलेस प्रायरी डेफिनेशन, क्यों, क्योंकि ये प्रायर नॉलेज के बेस्ड पे ही, एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही हमें प्रोबेबिलिटी पता होता है, प्रायर नॉलेज के बेसिस पे ही डिफाइन होती है। इसकी लिमिटेशंस या डिमेरिट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स फाइनाइट होने चाहिए, सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली होने चाहिए, लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन होता है, जहां ये वहीं लगता है जहां पर पॉसिबल इवेंट्स आपको एडवांस में पता हो। अनसर्टेनिटी की फील्ड के अंदर ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होती। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 बोथ इंक्लूसिव। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। ये इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 से 1, बट दोनों इंक्लूसिव नहीं होंगे, दोनों एक्सक्लूसिव है, बहुत एक्सक्लूसिव। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 हो जाती है, इसका मतलब वो इवेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 होती है आपके पास में, इसका मतलब वो कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0, देन वो हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 हो गया, इसका मतलब वो होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ही 1 होती है, दैट मींस वो होगा ही होगा। कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है। फिर हमने कहा कि एक इवेंट के होने को ए कह रहे हैं, ना होने को ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए। तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट कैसे इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एग्जॉस्टिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव मतलब दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं, ए जो ए में नहीं है वही क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों में कॉमन नहीं होगा। और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस बना देंगे। मींस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब अगर एक की प्रोबेबिलिटी पता है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कोई दिक्कत यहां तक, देख लीजिए। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, क्लियर, वैसे कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, हमने कहा ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट द इवेंट है, ओड्स इन फेवर ऑफ इवेंट एंड ओड्स अगेंस्ट द इवेंट। तो ओड्स इन फेवर का मतलब क्या है, फेवरेबल टू अनफेवरेबल, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। और आपके पास ओड्स अगेंस्ट द इवेंट का मतलब क्या हुआ, आपके पास अनफेवरेबल टू फेवरेबल। याद होना चाहिए, बस समझ में आनी चाहिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे अपन ने, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं रिपीट कर रहा हूं मैं आज। वैसे तो क्वेश्चन भी आप 2 बार 3 बार रिपीट कर दो, देखो क्वेश्चन भी आपको ऐसे लगेंगे कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि पहली पहली बार करते हैं तो थोड़ा लगता है। नेक्स्ट इज रिलेटिव डेफिनेशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। इसी को क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये किस पर बेस्ड है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और इसमें भी वही कहा था, बस क्या लग गया था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ए अपॉन n, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ एफ ए टू n एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ए अपॉन n। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, फिर ये ऑपरेशंस पढ़े थे आपने। सैंपल स्पेस को ही क्या कहते हैं, डिनोटेड बाय एस या ओमेगा से डिनोट किया। ये पूरा जो रेक्टेंगल है वेन डायग्राम में, ये सैंपल स्पेस होता है, ये इवेंट ए हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता ही है सारे का सारा। यूनियन क्या होता है, आइदर यूनियन क्या होगा बताओ, ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, क्या तो ए में या तो बी, मतलब दोनों में से कम एक में तो एक तो होगा ही होगा, कम से कम एक तो होगा ही होगा, आइदर ए या बी या तो दोनों में होगा। बात समझ में आ गई। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। a माइनस b क्या हो जाएगा, a माइनस b क्या होगा, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। निकाल कैसे सकते हैं बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कैसे निकाल सकते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस b कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन पार्ट a इंटरसेक्शन b। b माइनस a, इसका मतलब b को बिलोंग करेगा x बट a को बिलोंग नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस a कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सीधी सी बात है, इसमें से ये वाला पार्ट हटा दो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। समझ में आती है बात? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ये पार्ट कितनी बार काउंट हो गया? एक बार ए में आ गया, एक बार बी में आ गया, दो बार काउंट हो गया, तो एक बार क्या कर दो? माइनस कर दो। बात समझ में आती है? बट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। बात समझ में आ गई? अगर तीन इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चलो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, पहले तो ये बताओ नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस, यहां से आ जाओ। चलिए एक मिनट रुक जाइए, मैं दिखा देता हूं आपको। पहले समझ गए होंगे, मैं सोचा साथ में दिखा के बात कर लूं, लेकिन दे नहीं रखा। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ गई? और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ए बी सी तो सिंपल हो जाएगा, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सारे इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? फिर हमने कहा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? दो इवेंट जब उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो? जीरो। हमने कहा एग्जॉस्टिव कब होंगे? जब उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन क्या हो जाए? वन हो जाए। और इक्वली लाइकली कब होंगे? जब उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कोई दिक्कत? फिर आ गया मॉडर्न। मॉडर्न डेफिनेशन में कुछ खास है नहीं। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? जीरो या जीरो से बड़ी होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी आपके पास में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में डायरेक्ट होता है, जितने भी हैं उतने का यूनियन क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री, इस तरीके से चलता जाएगा। एडिशन था। अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उस केस में क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, तो जीरो हो गया, तो वो हट जाएगा आपके पास, डायरेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक कोई डाउट? तीन का ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्लस क्यों करते हैं? ये तो सारे माइनस कर रहे हैं, ये प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि ये दो बार माइनस हो जाएगा, ये जो कॉमन पार्ट है दो बार माइनस हो जाएगा, तो एक बार इसको वापस एड बैक कर दें। ठीक है यहां तक? इसके बाद पढ़ा अपन ने कल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी तक जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी वो पढ़ी थी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी या अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कोई कंडीशंस नहीं थी, एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब कोई दो इवेंट्स एक साथ नहीं हो रहे थे, कहने का मतलब यह है एक ही इवेंट हो रहा था एक बार में। अब क्या होगा? दो इवेंट एक साथ होंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। उसी को क्या कहते हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी साइमल्टेनियसली। एक साथ दो इवेंट अगर हो रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं अपन? दैट इज कंपाउंड प्रोबेबिलिटी या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी तक तो अनकंडीशनल या मार्जिनल एक ही इवेंट की बात कर रहे थे। जब दो इवेंट एक साथ होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? कंपाउंड या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। हमने कहा एक इवेंट हो रहा है, उससे दूसरे इंपैक्ट पे फर्क पड़ रहा है ना? इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट से बी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकरेंस ऑफ द अनदर इवेंट ए हो चुका है, अब बी के होने के चांस कितने हैं? तो ए के होने से फर्क पड़ रहा है बी के होने पर, तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलेंगे इसको? डिपेंडेंट इवेंट। कि ए और बी क्या है? डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जबकि ए के होने से बी के होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा आपके पास? इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी बी बाय ए का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी बी बाय ए जो पीछे लिखा है, इसका मतलब ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ए हो चुका है, तो अब बी के होने के चांसेस कितने हैं? बात समझ में आ गई? और इसका फॉर्मूला बताया था। प्रोबेबिलिटी बी बाय ए का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ऊपर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ए या प्रोबेबिलिटी बी? प्रोबेबिलिटी ए जो पीछे है वो नीचे है। बात समझ में आ गई? तो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए का फॉर्मूला पढ़ लिया आपने।
हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पर क्या नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देख लो इस फॉर्मूले में, क्या डिनोमिनेटर जीरो आ सकता है? नहीं। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस ए क्या नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ए इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, फिर ये डिफाइंड ही नहीं होगा। और अगर ए इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या नहीं होना चाहिए, और इवेंट नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में। मैं वही बता रहा हूं आपको, इस चैप्टर से आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर्ड कि आप न्यूमेरिकल की बात कर रहे हो। बहुत इजी चैप्टर है, और अगर स्टार्टिंग में लग भी रहा है तो 2 बार लगातार कर लो क्वेश्चंस, आपको वो भी बड़े आसान लगेंगे, है ना, मुश्किल नहीं। क्या दिक्कत आ रही क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर हमने कहा अगर इफ द अकरेंस ऑफ द सेकंड इवेंट बी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट, तो हम क्या कहेंगे, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। हाँ जी, बाद में चला लेना इसको। ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। अच्छा, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी का मतलब क्या, ए बी से इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, तो क्या बी भी ए से इंडिपेंडेंट होगा? यस, बोथ आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। और जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं इसका मतलब ए होने से, ए के होने से क्या बी की प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा। इससे ए के होने ना होने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो उस सिचुएशन के अंदर पिछला जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें क्या डाल दो यहां पर बताओ, इस वाले इवेंट इसमें क्या डाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये बी के बजाय क्या कर देंगे अपन यहां पर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देंगे। मान लो यहां पर ना ए हो जाएगा, बी के होने से ए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन कितनी आ जाएगी आपके पास, दोनों को रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दो, मल्ट प्रोडक्ट कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा फिर, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। मीन्स अगर दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो क्या कैलकुलेट कर दो, उनकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की चेक करो। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी, क्या उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है मींस ए और बी इंडिपेंडेंट है। दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट करने के लिए कितनी कंडीशन, एक कंडीशन, और 3 इवेंट को करने के लिए 4 कंडीशंस होंगी। तो हमने कहा एक को सफिशिएंट कंडीशन 2 इवेंट्स के लिए, बट 3 इवेंट के केस में फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। 4 कौन कौन सी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी, बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। बात समझ में आती है? हमने कहा कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं ए और बी, तो ये इवेंट या इनके कॉम्प्लीमेंट का कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बी से इंडिपेंडेंट है तो बी ए से इंडिपेंडेंट होगा, पहली बात। फिर हमने कहा ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ये भी इंडिपेंडेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गई? फिर अपन ने पढ़ा, यहां पर ये पढ़ ही चुके थे ऑलरेडी, इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ये 3 वाले केस में देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए, पहले सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, ए, तो प्रोबेबिलिटी ए। फिर अब ए हो चुका है तो बी के होने के चांस, दैट इज मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। और अब ए और बी दोनों हो चुके हैं तो सी के होने के चांस, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी सी बाय ए इंटरसेक्शन बी। लिखने का तरीका है ये, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? हाँ जी। तो इतना अब तक हम कर चुके हैं, अब हम आगे चलेंगे। पहले टॉपिक करा दूं ये या क्वेश्चंस कराऊं पहले, बोलो? क्वेश्चंस कराने तो पीछे के क्वेश्चंस करा देता हूं, टॉपिक का हो गया तो पहले टॉपिक करा देता हूं, जो आपको लगता है फिर करा देंगे, है ना? आइए तो पहले टॉपिक निपटा लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसको समझने की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए एक कॉइन को, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, तो क्या आएंगे आपके पास, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रैंडम वेरिएबल है एक्स, दैट इज नंबर ऑफ
हेड, मुझे बताओ एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स कितने कितने आ सकते हैं? ये एक्स कितनी वैल्यू ले सकता है? अगर मैं कहूं नंबर ऑफ हेड आप किससे कहूं तो मुझे बताओ ये वेरिएबल कितने कितने आ सकते हैं? 0 1 2। बात समझ में आ गई भाई? नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं? क्या तो आपके पास 0 हेड आएंगे, या तो 1 हेड, या तो 2 हेड। और अब मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो बताओ 0 आने के चांसेस कितने हैं कि 0 हेड आए? दिस इज 1/4। आपके पास 1 आने के चांस कितनी है? दिस इज 2/4। और 2 आने के चांसेस कितने? 2 हेड आ जाए, दिस इज 1/4। क्या इन सब का टोटल 1 बन जाएगा? यस। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो x डिफाइन किया यही क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। यही क्या है? रैंडम वेरिएबल। इसी को क्या कहते हैं हम? रैंडम वेरिएबल। क्या ये कोई भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है? यस। जैसे नंबर ऑफ हेड के बजाय नंबर ऑफ टेल भी तो कर सकते थे। यस। रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है। यस, रैंडम वेरिएबल हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर मैथ्स थी आपके पास 12th में, तो पहली एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी में पहला सवाल यही था कि बताओ इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। और उसमें ये पॉइंट भी था, नेगेटिव वाला भी था और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव वाला भी था। दोनों पॉइंट्स थे। कोई भी आ सकता है, मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी हो, यहाँ पे कुछ नेगेटिव, जैसे प्रॉफिट एंड लॉसेस के चांसेस आ सकता है आपके पास में, तो कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल बन जाएंगे, आ जाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएंगे, हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? ऐसे आप नंबर ऑफ टेल का भी बना सकते हो। तो अगर नंबर ऑफ टेल बनाते तब भी क्या होता? 0 1 2। बस कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी चीज है कि जिसमें एक रैंडम वेरिएबल होगा और इनका प्रोबेबिलिटी का जो टोटल आएगा वो क्या आएगा? 1 आना चाहिए। ये है आपके पास, एक्स को बोलेंगे रैंडम वेरिएबल और इस टेबल को क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको समझ में? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अ रैंडम वेरिएबल और स्टोकेस्टिक वेरिएबल जो भी है इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस पे डिफाइंड है, एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, एज्यूमिंग एनी वैल्यू फ्रॉम आर, एज्यूमिंग एनी वैल्यू फ्रॉम आर, आर इज रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर्स में से, assigning a real number to each and every sample point of the, इनको क्या बोलते हैं? देखो ये क्या है? HST क्या है? ये सैंपल पॉइंट है। क्या हर किसी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं? बताओ जरा। जैसे इसके अंदर कितने नंबर ऑफ हेड्स हो गए आपके पास में? तो अगर हम कहें कि x इन HH कितना हो जाएगा आपके पास? 2। अगर मैं कहूं x इन HT कितना हो जाएगा? 1। x इन TH क्या हो गया आपके पास? 1। और x इन TT क्या हो गया? 0। 0 टीटी में। बात समझ में आई? तो आपने क्या कहा? सैंपल पॉइंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपने असाइन कर दी, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल वैल्यू में से, रियल नंबर में से। समझ में आती है बात? असाइनिंग अ रियल नंबर टू ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी वैल्यू हो सकती है, और हर सैंपल पॉइंट को क्या कोई ना कोई आप वैल्यू दोगे ही दोगे? बताओ जरा। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, तो हमने क्या कहा कि रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आपके पास में, जो एक रैंडम वेरिएबल क्या है आपके पास? कोई भी वैल्यू, रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकता है। और ये कर क्या रहे हैं कि अपन जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर जो ये आउटकम्स, इनको क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। तो हर सैंपल पॉइंट को असाइन कर रहा है क्या? रियल नंबर टू ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ गई? जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम है, मींस जो भी सैंपल पॉइंट्स हैं, उनको क्या कर रहा है? ये एक वैल्यू असाइन कर रहा है, जो कि क्या है? रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर असाइन कर रहा है। ये मैंने आपको करके भी दिखाया यहां पर कि इसको कितनी वैल्यू दे दी? 2, इसको 1, इसको 1, इसको 0। ये क्या डिफाइन किया अपन ने? एक्स को नंबर ऑफ हेड्स। क्लियर हुआ? और जो ऐसी टेबल बनेगी, इस टेबल को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस इसका सम क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी का 1 होना चाहिए। आगे देखते हैं। अ रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and if x denotes the number of heads, then x is a random variable.
इन दिस केस द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, सैंपल स्पेस हो गया। और देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, हेड क्या क्या हो सकते हैं, क्या तो 0 हेड, या तो 1, या तो 2, या तो 3। नंबर ऑफ हेड्स ये 3 हो सकते हैं, ये 4 हो सकते हैं आपके पास, 0 1 2 3, ये आपके पास आ गया। तो वी कैन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। अ रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन अ डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। तो हमने कहा कि अगर वो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस पर है तो क्या नंबर आएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एंड इट कैन एज्यूम आइदर ओनली अ फाइनाइट वैल्यू, क्या एज्यूम करेगा, ओनली अ फाइनाइट नंबर, और अकाउंटेबिलिटी, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज है। और अगर वो आपके पास नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स जैसे है, बताओ कार एक्सीडेंट्स क्या होंगे, पहले भी पढ़े थे अपन ने, क्या ये डिस्क्रीट ही होंगे ऑलवेज, यस। एज ऑफ अ पर्सन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। द नंबर ऑफ हेड्स, हेड क्या हो सकते हैं, 1.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होगा आपके पास, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लाइक हाइट, वेट, सेल, प्रॉफिट, रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस assuming an uncountably infinite number of values। कोई भी वैल्यू आ सकती है, उसके अंदर फाइनाइट वैल्यू होगी, या काउंटेबली जो इनफाइनाइट नंबर है वो होगा, लेकिन यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो आपको समझ में आता ही है कि कॉन्टिन्यूअस क्या है और डिस्क्रीट क्या है। ये आपके पास एग्जांपल भी दे ही रखे थे। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द डिफरेंट वैल्यूज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो डिफरेंट वैल्यूज टेकन बाय द रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता है, और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द डिफरेंट वैल्यूज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल। यही तो कहा कि ये एक टेबल है जो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, जो वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज एज्यूम कर सकता है और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज कितनी होंगी, जिसमें प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये आपके पास आ गया। सच दैट पी आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, तो ये वही तो बात लिखी है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है, तो जीरो या जीरो से बड़ी होगी बट नेगेटिव नहीं होगी। क्या समीशन पी आई आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटीज का सम 1। क्या रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है, यस। रैंडम वेरिएबल जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, क्योंकि रैंडम वेरिएबल तो एज्यूम करता है कोई भी रियल नंबर की वैल्यू। भूल कैसे जाते हो एग्जाम, भाई कह तो रहा हूं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बात समझ में आ गई। लॉस नेगेटिव होगा, प्रॉफिट पॉजिटिव होगा। आपको ज्यादा है तो 12th क्लास की एक बार बुक निकाल लो, ये लो, देखो 13.4 है। जैसे आपके पास में ऐसा हो सकता है कि हेड आने पर कुछ प्रॉफिट, कुछ पैसा मिल रहा है आपको, टेल आने पर आपको देना पड़ रहा है, समझ रहे हो, तो उस केस अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉसेस में। इस तरीके के क्वेश्चंस होते थे। अब मैं आपको कोई एग्जांपल एग्जैक्ट, आपके सुई अटक जाती है वहां पर, होगा इसमें भी आ जाएगा आपके पास, देखो जरा। अब तुमको करना ही है एग्जाम्पल, तो करवाना पड़ेगा भाई। जब एक बार टीचर की बातों पे भरोसा नहीं करते हो तुम यार, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो, क्वेश्चन देखते हैं। इसको अंधविश्वास नहीं कहते भाई, तो आ जाता है, इंतजार इतना नहीं हो रहा तुमसे कि क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन तो आएगा तुम्हारे पास, लेकिन ना ना, अब तो मैं कराऊंगा भाई, अब तो मेरे को कराना ही है। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। तो आप देखें, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, देखो एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, ये गेम चल रहा है, 3 बार टॉस कर रहे हैं, हर बार जो हेड टेल आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कितना पैसा जीते या कितना पैसा हारे। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2। अगर हेड आएगा तो इसको ₹2 मिलेंगे, एंड फॉर ईच टेल, टेल के लिए इसको देने पड़ेंगे 1.5 नेगेटिव। क्या बात समझ में आई या नहीं आई। और x डिनोट, लेट x डिनोट द अमाउंट गेन
और लॉस्ट बाय द पर्सन। ठीक है, ये शो करना है कि एक्स रैंडम वेरिएबल है और ये सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट में शो कर रहा है। सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है, वैसे तो बिना बनाए भी काम चल सकता है, बट बनाओ। हेड 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 टेल, एच टी एच एच टी एच, एच टी आएगा यहाँ पर, एच टी टी, फिर टी, यहाँ आ जाएगा आपके पास एच और एच, फिर आएगा यहाँ पर टी एच टी, फिर आएगा टी टी एच टी टी टी। बात समझ में आ गई? अब आप देखो, अगर आपके पास ट्रिपल एच आ जाए तो कितने रुपए मिलेंगे? 6 रुपए। अगर आपके पास 2 हेड और एक टेल आ जाए तो 2 हेड के कितने मिल जाएंगे? 2 रुपए के हिसाब से 4 रुपए, और देने कितने पड़ेंगे? 1.5 रुपए। कितना मिलेगा बताओ नेट में? 2.5 रुपए। अगर आपके पास क्या आ जाए, देखो इनमें तो सेम ही आएगा, हेड टेल हेड करोगे तब भी क्या आएगा? 2 हेड के मिलेंगे और एक टेल के देने पड़ेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो? और आराम से करो, टाइम पास ही तो करना है। आइए जरा, हेड टेल टेल, एक हेड 2 रुपए मिलेंगे और देने कितने पड़ेंगे? 3 रुपए देने पड़ेंगे। -1 आ गया, अभी बताता हूं। इसके बाद देखो एक्स, अगला क्या हो गया आपके पास? टी एच एच, सही हुआ। तो इसका मतलब 4 रुपए मिल जाएंगे और 1.5 देने पड़ेंगे, तो 2.5 रुपए। इसके बाद अगला बताओ, टी एच टी, तो वही 2 रुपए मिलेंगे, 1.5 रुपए देने पड़ेंगे, 2 पर -1, और टी टी एच, फिर वही होगा, 2 रुपए मिलेंगे, -1, और टी टी टी, -1.5 इंटू 3, -4.5। तो x की क्या क्या वैल्यू जा सकती है हर सैंपल स्पेस? देखो हुआ क्या, आपने जितने भी सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट थे, हर सैंपल पॉइंट को एक वैल्यू असाइन कर दी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? रैंडम वेरिएबल। और ये वैल्यू कहां से हो सकती है? रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। आपने हर किसी को एक एक वैल्यू असाइन कर दी है। अब टोटल आप टेबल बना सकते हैं। देखिए जरा, ये x, बताओ क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? -4.5, -1.5, और क्या हो सकती हैं? -1.5 तो है ही नहीं ना, -1। उसके बाद और क्या ले सकता है? 2.5 और 6। बताओ, यही वैल्यूज ले सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बता सकते हो? -4.5 के कितने चांस हैं? देख लो, एक ही है, दिस इज 1/8। -1 के कितने चांस है? 1 2 3, 3/8। 2.5 के 1 2 3, 3/8। और 6 के कितने चांस हैं? 1/8। क्या इनका सम 1 आ गया? यस, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड प्रूव हो गया कि x क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है। बात समझ में आती है? तो ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव का भी होगा। ठीक, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट ये पढ़ लिया अपन ने। हमने क्या कहा, ये आपके पास x की जो वैल्यू है, रैंडम वेरिएबल जो है x, वो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है फ्रॉम रियल नंबर। वो कोई भी रियल वैल्यू एज्यूम कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। क्लियर? अब चलिए, उसके बाद हमने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगा आपके पास? 1। तब जाकर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, अदरवाइज वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगी।
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, जो क्या डिफाइन कर रहा है, एक स्टेटमेंट जो एक्सप्रेस कर रहा है डिफरेंट वैल्यूज टेकन बाय द रैंडम वेरिएबल एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं x1 x2 x3 xn, और p1 p2 p3 इनका टोटल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या x नेगेटिव हो सकता है? क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स and if x denotes the number of heads, then as we have already discussed, x is a random variable and its probability distribution is given by, ये हम पहले कर चुके। There are cases when it is possible to express the probability as a function of x in case x is a discrete variable, and if such a function fx really exists, then fx is known as probability mass function। ये क्या कह रहे हैं कि अगर डिस्क्रीट फंक्शन है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल देंगे ऑफ x, देन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। सेम वही चीज है कि यहां पर हमने कहा fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। हम प्रोबेबिलिटी को फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सारी बात वही आ जाएगी जो प्रोबेबिलिटी पे एप्लीकेबल थी। अगर वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो क्या बोला वो ध्यान से देख लो, दोबारा से मैं पढ़ देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। क्या कहा, देयर आर केसेस व्हेन इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी p एज अ फंक्शन ऑफ x, जब हम प्रोबेबिलिटी p को एज अ फंक्शन ऑफ x शो करते हैं, इन केस x इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इफ सच अ फंक्शन fx रियली एग्जिस्ट, देन fx इज नोन एज, अगर कोई प्रोबेबिलिटी को हम एज अ फंक्शन ऑफ x लिख पा रहे हैं और fx एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस fx को क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उस fx की जैसे प्रोबेबिलिटी कह रहे थे ना, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या कह देंगे, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और समीशन fx क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेम चीज है, बोलो कोई डाउट? When x is a continuous random variable, अगर ये continuous random variable है तो उसको प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट में तो क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और यहां पर क्या कहेंगे, डिफाइंड ओवर एन इंटरवल, देन x कैन assume an infinite number of values from its interval, and instead of assigning individual probability to every mass point, we assign probabilities to interval। फिर हम इंटरवल को देते हैं such a function of x provided it exists is known as probability density function। ज्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अगर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और दोनों में वही होगा, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और समेशन fx, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन आ गया कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूटी में लिमिट लगा दी इन्होंने, fx dx क्या होना चाहिए, a to b अल्फा टू बीटा इक्वल्स टू 1, बस। The probability that x lies between the two specified values a and b, where this is this, अल्फा बीटा की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, a is b is greater than a, ये सारा पूरा आपको इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसा है नहीं। ये आपने जिसने इंटीग्रेशन पढ़ रखा उसको समझ में आ गया होगा, दिस इज इंटीग्रेशन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वेयर लिमिट कहां पे है, a टू b। बात समझ में आ गई? बस फिलहाल जो समझ में आना चाहिए था वो क्या था, वो रिवाइज कराता हूं। हाँ जी, सबसे पहली बात करी रैंडम वेरिएबल। हमने कहा रैंडम वेरिएबल क्या है, आपके पास में सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड होता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, रियल नंबर में से, आर में से इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, असाइन करते हैं हर सैंपल पॉइंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू, रियल नंबर असाइन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल की जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज होते हैं उसकी अगर टेबल बना देते हैं, उसी को क्या कह देते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस अगर है तो फिर वो क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो वो ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्या बताती है आपको, डिफरेंट वैल्यूज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। इनका प्रोबेबिलिटी हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 या 0 से बड़ी होगी, और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, 1 होगा। ये हमने बात कर ली, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वहां पर क्या बोल देंगे, उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और अगर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और डेंसिटी फंक्शन में एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, साथ में इंटीग्रेशन, ये याद रख लेना, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बस, ठीक है। अब आ गई बात एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अगले 5 मिनट में आपके पास चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू है,
और उसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है, बस इतना ही है आई थिंक। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ, खत्म हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू होती क्या है? मीन को ही क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या कहते हैं? मीन को ही क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। कैसे निकालेंगे इस रैंडम वेरिएबल से? कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स? तो निकालने का जो तरीका है वो सिंपल सी बात है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अगर आपको निकालना है तो समीशन पी एक्स कर दो, पी आई एक्स आई, पी आई एक्स आई। अगर मैं वैसे लिखूं तो समीशन पी आई एक्स आई मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है। ये आपके पास क्या होना चाहिए? -4.5 इंटू में 1/8 प्लस -1 इंटू में 3/8 प्लस 2.5 इंटू में 3/8 प्लस 6 इंटू में 1/8। ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मीन वैल्यू है। इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? बताओ क्या किया? पी आई एक्स आई कर दिया, मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया? सम कर दिया। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है तो बता दो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे निकालते हैं? एक्स दे रखा होगा, पी एक्स दे रखा होगा, बस सम मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? सम कर दो, समीशन पी आई एक्स आई। क्लियर? चलिए आइए एक बार रीड करा देता हूं मैं आपको। एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल बात एक ही है। May be defined as the sum of the products of the different values taken by the random variable. Sum of the products of the different values taken by the, किस चीज का है sum of products? किस चीज का? different values taken by random variable and the corresponding probabilities। यही तो किया, समीशन एक्स आई पी आई या पी आई एक्स आई। कोई दिक्कत? ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसको म्यू से डिनोट करते हैं क्या? यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आप एग्जाम्पल में समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें निकालनी है आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। बोलो क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स? 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4। बात समझ में आ गई? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड देन ऐड कर दो। ये क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। नहीं, फिर कैलकुलेट ही क्यों करते बनाती तो? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगला है ही आपके पास, इसी को हम बोलते हैं म्यू। और अगला आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी इजी। पहले एक्स का क्या कर दो? एक्स स्क्वायर निकाल लो और बस फिर मल्टीप्लाई कर दो सेम तरीके से। तो मीन्स क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2/4 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/4। कहने का मतलब टेबल में एक्स की जगह क्या बना दो? एक्स स्क्वायर बना दो। यहाँ दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 4, 0 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, बस वो आ जाएगा आपके पास। कह सकता हूं फॉर्मूले में क्या कह सकता हूं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला तो क्या था? समीशन पी आई एक्स है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कह सकता हूं? समीशन पी आई एक्स आई स्क्वायर। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया ये? इसमें कोई डाउट है तो बता दो। 2 मिनट और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, खत्म चैप्टर। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? समीशन पी आई एक्स आई स्क्वायर। ये आपको करना आना चाहिए, क्वेश्चन से समझोगे तो आप भूलोगे नहीं। क्वेश्चन से क्या किया आपने? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है तो क्या कर दो? एक्स इंटू में पी एक्स और सम कर दो, प्रोडक्ट करके सम कर दो। और अगर एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो पहले इस एक्स का क्या करो? स्क्वायर कर लो, और फिर जो एक्स स्क्वायर है उसको पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। भाई जिसका मीन निकालना है पहले तो वो सीरीज निकालो और उसके बाद में उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर यहां तक? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, इन पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ मोनोटोनिक फंक्शन जी एक्स इज गिवन बाय, ये आपके पास में फंक्शन दे रखा है, जिसको करोगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। अब अगली बात आई, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? इसका फॉर्मूला याद करना है और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा।
वेरिएंस क्या होता है, बात यह है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा। मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसी को क्या लिखते हैं, म्यू समीशन पी आई एक्स है। बात समझ में आई। और अब आ गया आपके पास, इसी में ही मैंने बताया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, समीशन पी आई एक्स आई स्क्वायर। अब हम बात करेंगे, दिस इज वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। क्या है, एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, पहले क्या करना पड़ेगा, म्यू मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालोगे, फिर उसको एक्स में से माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन करोगे एक तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। देख लो आप, इसी को हम लिख सकते हैं ये, या इसी को हम लिख सकते हैं ये। बोलो, ये शॉर्टकट जैसे अपन ने उसमें किया था स्टैंडर्ड एविएशन में, उसी तरीके से है कि इसके साथ ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो कुछ है ही नहीं, फिर तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। ठीक है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, बताओ, ये पता ही नहीं था, इन्होंने बता दिया, धन्यवाद। वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही क्या होता है, स्टैंडर्ड एविएशन। बताने के लिए थैंक यू। हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड एविएशन का रिलेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अगर ऐसा है एक्स वाई के लिए, देन द मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी आपके पास, तो सेम वही रिलेशन फॉलो करेगा जैसे पहले करता था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। मीन में क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों का फर्क पड़ता है, तो यहां पर भी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ेगा। और स्टैंडर्ड एविएशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में सिर्फ किसका फर्क पड़ता था, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता था, तो चेंज ऑफ स्केल का ही फर्क पड़ता है, और वो भी पॉजिटिव चेंज पड़ता है। आपको समझ में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, मतलब मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। हाँ भाई, आप समझ लो जरा, किसी सीरीज में, अगर एक सीरीज में, आपको बता रहा हूं मैं, अगर एक सीरीज है, कोई भी सीरीज है, उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दें, तो उसका जो मीन है उसमें भी एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लस माइनस करने को चेंज ऑफ ओरिजिन। एग्जाम्पल दे देता हूं, 10 20 30 40 और 50, मीन बता दो जरा कितना आएगा, टोटल बताओ भाई इसका। समीशन एक्स, ये एक्स सीरीज थी, कितना हो गया, 150। तो 150 का डिवाइड बाय, अगर मैं एक्स बार निकालना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, 150 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब एक सीरीज बनाई मैंने y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, क्या बना दी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो मैंने क्या किया, 15 25 35 45, ये कितना हो गया 55। अगर मैं इसका मीन निकालना चाहूं तो इसका सम कितना आ जाएगा आपके पास, 175, और इसका मीन कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 175 अपॉन 5, दिस इज 30। क्या बात समझ में आई। तो आप देखो, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि अच्छा सारी ऑब्जर्वेशन में +5 कर दिया तो मीन में भी कितना हो गया, +5। ऐसे अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशन में से -5 करता तो ये सारी ऑब्जर्व, ये क्या हो जाता, मीन क्या हो जाता, -5। तो मेरे को ये निकालने की, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता है कि सारी ऑब्जर्वेशन में -5, इसका मतलब जो एक्स का मीन था तो वाई का मीन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, दैट इज -5 कर दो 25 आ जाएगा। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं प्लस माइनस करने को बोलते हैं, दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और चेंज ऑफ स्केल मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर मैं इसको डबल कर दूं, y इक्वल्स टू 2x, सोचो ये कितना हो जाएगा, 20 40 60 80 एंड 100। समीशन निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 300 समीशन y, देख लो। और इसका मीन क्या आ जाएगा आपके पास, 300 डिवाइड बाय 5, दिस इज 60।
तो आपको समझ में आ रहा है, जब मैंने इसको डबल किया तो ये मीन भी क्या हो गया, डबल हो गया। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो मीन भी सेम प्रोपोर्शन में चलता है। दिस इज चेंज ऑफ स्केल। बात समझ में आ गई? तो ये बात यहां पर लिख रखी थी, ये आपको ज्यादा बेटर तब समझ में आएगी आप जब पीछे वाले चैप्टर कर लोगे। ठीक है, तो आपके पास आ गया वाई म्यू वाई इज टू ए प्लस बी एक्स, ये हो गया, ये आ गया। किसी को डाउट इसमें? चलिए, when x is a discrete random variable with probability mass function fx, then expected value of this is given by, अगर ये discrete random variable है तो फिर क्या हो जाएगा, x into fx। बात वही हो गई। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर? सेम ही चीज है, और इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये भी सेम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बस ठीक है, ओके। ये कुछ वैल्यूज है नहीं, तो ये आपके पास देख लो फॉर्मूले में सेम वही आ रहा है, एक्स एफ एक्स, ये सब कुछ बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन में एक बार देख लो कि अगर ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है तो उस केस के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पास में। तो एक्स एफ एक्स, वहां पे क्या था, एफ एक्स डी एक्स था ना, अब इस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहां से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, वो सेम आ जाएगा। चलिए अब ये लास्ट पढ़ लो एक बार इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। क्या प्रॉपर्टीज है? अगर सारी वैल्यूज के हो जाए, बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट के, सारी ऑब्जर्वेशन के हैं, तो इसका मतलब उनका मीन भी, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी क्या आएगी, के आ जाएगी। कोई डाउट? एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स इज द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर अलग अलग दो सीरीज हैं, एक सीरीज एक्स है, एक रैंडम वेरिएबल एक्स, एक रैंडम वेरिएबल वाई, आप एक्स का निकाल लो और फिर वाई का निकाल लो, और एक्स प्लस वाई का निकालोगे तो वो क्या आएंगे, बराबर आ जाएंगे, सम करोगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड अ रैंडम वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड द एक्सपेक्टेशन। ये वाली बात है कि पहले x को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप उस सीरीज का निकाल दो, एक्सपेक्टेड मीन निकाल लो, या पहले x का निकाल के फिर उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। और सेम वही चीज है कि अगर मल्टीप्लाई में है दो सीरीज तो उनको पहले मल्टीप्लाई करके फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, या पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो भी बात समझ में आए। लेकिन कंडीशन क्या लगा दी कि दैट द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स जो होगा, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो उनकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगी, बट कंडीशन क्या है कि वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है आपके पास। इसी के साथ आई थिंक चैप्टर समाप्त हुआ। देखो